नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन रिएक्शन का देखें तो रिएक्शंस वे हैं जिसमें रिएक्टेंट आपस में क्रिया करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो केमिकली दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से क्रिया कारकों से भिन्न होता है। केमिकल रिएक्शंस को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वे हैं जिसमें क्रिया कारक से उत्पाद तो बन सकता है लेकिन उत्पाद से क्रिया कारक नहीं बन सकता, अर्थात रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस वे हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है जिसे कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, तथा जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाने लग जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें दोनों अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। दोनों अभिक्रियाओं से मतलब है क्रिया कारक से उत्पाद भी बनता रहेगा और उत्पाद से क्रिया कारक भी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई प्रोसेस है वो विपरीत दिशा में इस तरह से नहीं जा सकता, या तो वो अपघटित हो जाए या उसमें कोई अवक्षेपण आ जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड की यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हो तो आपको बेरियम सल्फेट का पीपीटी मिलता है। उसी तरह अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन देखें इसके विपरीत, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमोनिया फॉर्मेशन का, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक निश्चित ताप और दाब पर क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं और जब उसी अमोनिया को हम गर्म करें तो ये वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा पूर्णता की ओर अग्रसर होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं। रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन वास्तव में उस कंडीशन में रिएक्शन रुकती नहीं है बल्कि दोनों अभिक्रियाएं समान वेग से चलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम वेलोसिटी से चलती हैं। उस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एक रिएक्शंस का एग्जांपल लेते हैं कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी हैं, आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं। शुरुआत में ए और बी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है तो उस समय अभिक्रिया वेग मैक्सिमम होगा, और जैसे ही रिएक्शन प्रारंभ होगी सी और डी बनना स्टार्ट होंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे वैसे सी और डी भी आपस में क्रिया करके ए और बी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन लगभग एक ही समय प्रारंभ हो जाती है। शुरुआत में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटती जाती है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब दोनों की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती हैं। उस कंडीशन को, उस अवस्था को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन की वह कंडीशन जब दो अपोजिट रिएक्शन एक समान वेग से चलती हैं या और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो हमने रेट और टाइम के वर्सेस प्लॉट किया है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैक्सिमम है, समय के साथ वो घटती जा रही है, और बैकवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी शुरुआत में 0 है और समय के साथ वो बढ़ती जाती है। फाइनली एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, उसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट किसी भी सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है
कि क्या वो खुले पात्र में हो सकती है? तो जनरली गैसेस रिएक्शन में साम्य खुले पात्र में संभव नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी एस्टेब्लिश होगा जब उस पात्र में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उपस्थित होंगे, अर्थात उन्हें बाहर न निकलने दिया जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि गैसेस रिएक्शन है तो उसमें ओपन वेसल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिसेसेबल लिक्विड कंडीशन में हैं तो ओपन वेसल में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, जैसे एसिटिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर और वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, अर्थात इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड से एस्टेब्लिश हो सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी और बैकवर्ड डायरेक्शन से। नेक्स्ट है इसका कैटालिस्ट इफेक्ट। क्या कैटालिस्ट के ऐड करने पर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आता है? तो इक्विलिब्रियम पर कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कैटालिस्ट द्वारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन समान रूप से इफेक्टेड होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन वेलोसिटी दोनों ही बढ़ेंगी। लेकिन कैटालिस्ट डालने पर केवल इतना चेंज ज़रूर आता है कि उस इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश होने में टाइम कम लगता है। ये यहाँ आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट या कहीं कैटालिस्ट के एब्सेंस में हमने ग्राफ को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमने ग्राफ को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। फाइनली है इसमें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है, अर्थात किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे दिया था गुल्डबर्ग और वागे ने, इसलिए इसे गुल्डबर्ग वागे नियम भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इस नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग उसमें उपस्थित क्रिया कारकों की सक्रिय सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब आप पूछोगे व्हाट इज़ द सक्रिय सांद्रता, एक्टिव कंसंट्रेशन क्या है? तो आप कोई भी रिएक्टेंट लेते हो किसी अभिक्रिया में तो उस रिएक्टेंट का कंप्लीट भाग उस रिएक्शन में काम नहीं आता, तो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का वह पार्ट जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, उसे कहते हैं एक्टिव कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकते हैं R इज़ प्रोपोर्शनल टू A एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B। R और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पर हम लिख सकते हैं R इज़ इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ रे R रिएक्शन वेलोसिटी को बताता है और K बताता है वेलोसिटी कांस्टेंट को। अब आगे पढ़ें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साम्य स्थिरांक क्या होता है? साम्य स्थिरांक लॉ ऑफ मास एक्शन द्वारा हमें रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता चलता है। हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें तो हम लिख सकते हैं RF इज इट प्रोपोर्शनल टू A की पावर N1 B की पावर N2, या कह सकते हैं RF इज इक्वल टू KF एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 1। बैकवर्ड इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं RB इज इक्वल टू KB इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2। इसे नाम दिया इक्वेशन 2। हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं RF इज इक्वल टू RB। जब हम इनको इक्वल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है KF अपॉन में KR इज इक्वल टू C की पावर M1 इंटू D की पावर M2 अपॉन में A की पावर N1
इंटू बी की पावर n2। तो हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट्स कांस्टेंट इज नॉन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अर्थात साम्यावस्था स्थिरांक अग्र अभिक्रिया वेग नियतांक तथा पश्च अभिक्रिया वेग नियतांक का अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बटे क्रिया कारकों की सांद्रता का गुणनफल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इसे कि उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखें, ये तो था कंसंट्रेशन फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आइडियल गैस इक्वेशन से आप पढ़ चुके हो, पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो मैं पी अगर निकालूँ तो मैं लिख सकती हूँ एन अपॉन वी इंटू आर टी। और आपको पता है इकाई आयतन में मोलों की संख्या सांद्रता कहलाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। एक केमिकल रिएक्शन है जो हमने अभी शुरुआत में ली, N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। तो उसके लिए मैं Kp इज इक्वल टू लिख सकती हूँ Pc की पावर M1 इंटू Pd की पावर M2 अपॉन में Pa की पावर N1 इंटू Pb की पावर N2। यहाँ Kp प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। Pa, Pb, Pc और Pd पार्शियल प्रेशर ऑफ A, रिएक्टेंट B एंड प्रोडक्ट C एंड D। तो आपको इसमें Kp आपने इसके अकॉर्डिंग याद कर लिया। अब फाइनली आता है क्या Kp और Kc में कोई संबंध है, या हम कहें यदि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकाल रहे हो और कंसंट्रेशन के टर्म में निकाल रहे हो Kp और Kc, तो इन दोनों में क्या संबंध है। तो हम इसको अगर निकालें तो अभी आप लिख के आए हो Kp इज इक्वल टू Pc की पावर M1 इंटू Pd की पावर M2 अपॉन में Pa की पावर N1 इंटू Pb की पावर N2। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से आपको प्राप्त हुआ P इज इक्वल टू CRT। अभी आपने देखा, तो अगर आप A का पार्शियल प्रेशर होगा PA इज इक्वल टू CART, B का पार्शियल प्रेशर होगा CBRT और C का पार्शियल PC इज इक्वल टू होगा CRT और D का पार्शियल प्रेशर होगा CDRT। तो मैं ये सारी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो मुझे मिलता है Kp इज इक्वल टू C की पावर M1 D की पावर M2 अपॉन में A की पावर N1 B की पावर N2 इंटू RT M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। यहाँ आप समझ सकते हैं कि RT को आपने कॉमन ले लिया और उसके ऊपर जो पावर थी M1 M2 को ऐड किया। चूँकि नीचे N1 और N2 है, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस N1 प्लस M2। और आपको पता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का गुणनफल और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का गुणनफल ये बराबर होता है Kc के। तो मैं लिख सकती हूँ Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। तो रिलेशन फाइनली हमारे पास क्या आया, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। Kp पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc कंसंट्रेशन की टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, R गैस नियतांक है, T है टेम्परेचर और डेल्टा N है डिफरेंस इन मोल्स। और वो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल माइनस टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल। तो कंडीशन यदि हम अप्लाई करें, यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हैं अर्थात डेल्टा N का मान 0 है, तो उस कंडीशन में Kp बराबर होगा Kc के। और यदि डेल्टा N का मान पॉजिटिव है अर्थात प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के मोल से, तो Kp का मान ज़्यादा होगा Kc से। और यदि रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं प्रोडक्ट के मोल से, तो डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आएगी और Kp लेस देन होगा Kc से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।